गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। खान ग्लोबल स्टडी के इस परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत है। और यहाँ आपके सामने हम मध्य प्रदेश दर्शन की इम्पोर्टेंट सीरीज को लेकर आए हैं, जिसका पूरा नाम इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स है। आज हमारी 10वीं कक्षा है और इस 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते आप सभी ने ये महसूस कर लिया होगा कि ये जो सीरीज है ये वाकई आपके लिए इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स से भी ऊपर उठकर की सीरीज है। तो अगर जो लोग केवल ये सोच के बैठ रहे हों कि सर सीधे परीक्षा में जो आना है वो बता दो, है ना, तो थोड़ा सा वो गलत जगह पे हैं। इसके लिए और भी चीजें हैं। यहाँ आपको आपके मध्य प्रदेश से बहुत ही गहराई से परिचित और रूबरू कराया जा रहा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं? आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए। इसके साथ ही खान ग्लोबल स्टडीज में प्रीलिम्स और फाउंडेशन दोनों को लेकर बैचेस चल रहे हैं। स्पेशली प्रीलिम्स का बैच जो 2026 के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें 5 से 6 महीने बहुत ही विस्तार पूर्वक और गहराई से तैयारी करवाई जाएगी। 2 से 3 बार रिवीजन होगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक हो ना सके, जिसका थोड़ा बहुत आप लोगों ने यहाँ इस सीरीज में, इस आईएमपी सीरीज में थोड़े से लक्षण उसके देख लिए होंगे। ठीक है। तो कल जो बच्चों ने बहुत शानदार लिखा है उसमें से कुछ नाम हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो टॉप 3 है उसमें सत्यम तिवारी, जिन्होंने पूरी तरह से, मतलब उनके उत्तर पूरी तरह से समग्रता को क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से समग्रता को उन्होंने यहाँ पे बोया है कल वाली क्लास पे। तो सत्यम तिवारी, अफसाना और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ठीक है, ये 3 जो बच्चे हैं इन्होंने बहुत ही बढ़िया चीजें लिखी हैं। इसके अलावा मनीषा, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से रानी दुर्गावती जी उनके कार्यों को कविता के माध्यम से संजोया है, जो आपकी लेखन कला को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा कलश जैन, योग्यश्री, रीना, यतिशेन, दीक्षा, दीपिका, शिवम साहू, शिवानी, ये कुछ नाम हैं 10 लोगों के जो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह उम्मीद है सबका नाम धीरे धीरे आएगा, सब धीरे धीरे सीखेंगे, समझेंगे। एक चीज ये रहती है कि आपको समग्रता से चीजों को पेश करना होता है। जितना ज्यादा आप होलिस्टिक अप्रोच से चीजों को जोड़ेंगे, क्लास की पहली चीज और क्लास की लास्ट चीज वो भी आपके आंसर्स में दिखनी चाहिए। ठीक है, नहीं, हम क्वेश्चन आज से देना शुरू करेंगे और अभी तक जो सार होता था, जो आप सीखते थे, समझते थे, डेली फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट ये करते थे, ये आपको लिखने होते थे। ठीक है, तो ये आपका एक प्रीलिम्स का बैच भी चल रहा है जो हाल फिलहाल 15 जुलाई से ही शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको पूरी 10 यूनिट की विस्तार पूर्वक तैयारी करवाई जा रही है। साथ में आपको डेली पीपीटी, पीडीएफ नोट्स, है ना, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं। और सभी का अनुभव, जो शिक्षकों का बहुत ही लंबे समय का अनुभव है वो भी आपको मिलता है। कई सारे बच्चे बैच के यहाँ भी होंगे, कई ऐसे हैं जो नहीं होंगे, तो वो भी समझते होंगे कि कितनी मेहनत आप लोगों से करवाई भी जाती है और शिक्षकों के द्वारा की भी जाती है ना। इससे भी हो जाएगा। देखिए, तरीके होते हैं, यहाँ हम जिले के हिसाब से चल रहे हैं, वहां हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और कोई चीज कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर सिलेक्शन कंप्लीट करने से होता तो आप में से कई सारे लोग 3-4 अटेम्प्ट देके बैठे होंगे प्रीलिम्स के, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल रहे। तो क्या ऐसा है कि आपने एमपी कंप्लीट कर लिया, क्या ऐसा है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो निकल गया हो? क्या केवल सिलेबस कंप्लीट करने और एमपी कंप्लीट करने से पेपर निकल जाता है क्या? क्या केवल कंप्लीट जो संपूर्णता या कंप्लीट करने की प्रक्रिया है उससे क्या पेपर निकलता है? नहीं निकलता है। चीजें जब तक व्यवस्थित नहीं होती हैं तब तक पेपर नहीं निकलता है। जब तक सही समझ नहीं होती है, अप्रोच सही नहीं होती है पेपर की, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, एंटिसिपेशन नहीं कर पाते हैं एग्जाम्स को लेके, क्वेश्चंस को लेके, हम पीएससी से एक कदम आगे जब तक नहीं सोच पाते हैं तब तक पेपर नहीं निकलता है। ये बात समझ में आई? बैच से ज्यादा तो यहाँ सीख रहे हैं। अच्छा, तो
आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको विस्तार पूर्वक एक गोंडवाना वंश में रानी दुर्गावती जी के बारे में समझाया था। आपको क्वेश्चन एक मेंस का लिखना है। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आज से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जिनको आपको कॉपी में स्वयं लिखना है। एक क्वेश्चन लिखना है आपको, रानी दुर्गावती के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। ये आपको 200 शब्दों में लिखना है। मेंस का क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन, रानी दुर्गावती के राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। ये आपको लिखना है 60 शब्दों में। इसके अलावा कुछ आपको 2 मार्कर भी देते हैं, उसको भी लिखिएगा। पहला 2 मार्कर है संग्राम शाह। दूसरा 2 मार्कर है रूपनाथ शिलालेख। तीसरा 2 मार्कर है शुक्ति मती। चौथा 2 मार्कर है डाहल प्रदेश। पांचवा 2 मार्कर है कर्नल स्लीमन। इनको आपको लिखना है। लिख पाओगे? अगला 2 मार्कर है पंचाशर योजना। हो पाएगा? सातवां मध्य भारत की बारडोली। तो ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है, ये आपका 7 नंबर का प्रश्न है। और 7 दूनी 14, तो 7 गुणित 2 बराबर 14, 10 एकम 10 बराबर 10 और 7 एकम 7 बराबर 7। 31 नंबर का एक छोटा सा टेस्ट है, इसको आप लोग लिखिएगा, है ना। तो आगे बढ़ें कि कुछ हल्का सा रिवीजन कर लें। जल्दी जल्दी चलिए बताइएगा, 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। बताइए 5 ऐसी चीजें जो कल आपने फैक्ट में पढ़ी थी। 5 ऐसी चीजें जो कल आपने फैक्ट, फिर इसके हम लोग फॉर्मेट वगैरह देख लेंगे कैसे लिखना है पेपर में, कितने शब्दों में लिखना है। 200 वालों को 160 70 में हमको सीमित करना है, 60 वाले को हमको 50 तक में सीमित करना है। 10 क्वेश्चन कर दीजिए 2 मार्कर में, हो जाएगा इतना ज्यादा? ठीक है, लिख लीजिए। चलिए 10। 8वां लिखिए त्रिपुरी। 9वां लिख लीजिएगा तिगवा। और 10वां लिखिएगा बेल्स। ये 10 क्वेश्चन हो गए। सॉरी 20 10 30 37 नंबर का आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। कल 5 चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो बताइए, कम से कम 5 फैक्ट। क्या क्या चीजें आपको फैक्ट याद हैं जबलपुर को लेकर, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं फट 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 लिख दीजिए।
जबलपुर को लेकर, रानी दुर्गावती या गोंड वंश को लेकर नहीं, जबलपुर को लेकर जो फैक्ट आपको बहुत सारे 20-25 फैक्ट लिखवाए गए थे। आप लोग को देना नहीं है, क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, उससे आप लोगों को मैच कर लेना है कि आप लोग कितना सही लिखे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, सरल सरल बता दिए हैं आपने। ग्रामीण विकास संस्थान, रत्न परिष्करण केंद्र, इसके अलावा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र भी था, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह यहाँ होता था या होता है ना, नर्मदा महोत्सव भी, इसके अलावा पहला जियो पार्क भी है, पिंक स्टेशन पहला मदन महल बना, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी का नाम 1983, 1988 में डाक टिकट जारी हुआ, खिलौना बैंक प्रदेश का पहला यही है, टेबल टेनिस एसोसिएशन मध्य प्रदेश का यही है, इसके अलावा महिला एनसीसी प्रशिक्षणशाला भी यही है, गोलकी मठ तांत्रिक विश्वविद्यालय यहाँ है, रानी दुर्गावती सम्मान 2008 से मध्य प्रदेश शासन ने शुरू किया। ठीक है, फिर लाख कीट संरक्षण केंद्र, वुमेन एनसीसी सेंटर, दिव्यांग पुनर्वास सेंटर, रानी के हाथी का नाम क्या था, सरमन था, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है, क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र ये भी यहाँ पे है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और लिखते हैं, फिर आगे अपन नर्मदा जी में बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा केंद्र सरकार के उपक्रम जो जबलपुर में है। केंद्र सरकार के उपक्रम, 64 योगिनी टेम्पल, वेरी गुड, डायनासोर के अंडे 1828, कर्नल हेनरी स्लीमन, बड़ा शिमला पहाड़ी, सब जबलपुर में है। लिखना गवर्नमेंट पोस्ट एंड, पहला गवर्नमेंट पोस्ट एंड, टेलीग्राम वर्कशॉप, एक तरफ नाम लिखेंगे संस्थाओं के, वर्कशॉप, एक तरफ नाम लिखेंगे संस्थाओं के, एक तरफ लिखेंगे किस सन में बने और क्या बनता है यहाँ। दूसरा लिखना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आयुध कारखाना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तीसरा गन कैरेज फैक्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राम वर्कशॉप, आयुध कारखाना या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक है, व्हीकल फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री। ये लिखिएगा कब बना, 1943-44, ये भी आपका 1943-44। किताबों में जीसीएफ गन कैरेज फैक्ट्री 1943-44 मिलता है, लेकिन इसके गेट में जब आप जाएंगे तो 1904 लिखा हुआ है। ठीक है, और व्हीकल फैक्ट्री आपका 1955। ठीक, ये व्हीकल फैक्ट्री नाम से ही स्पष्ट है क्या बनाता होगा, व्हीकल यानी वाहन, तो जो आप सेना के वाहन देखते हैं जो साजो सामान बारूद वारूद ढोके लेके जाते हैं ये सारी चीजें यही बनाते हैं। रक्षा व भारी व्यवसायिक वाहन ये यहीं बनते हैं। फिर गन कैरेज फैक्ट्री, ठीक, ये लिखना असॉल्ट राइफल, धनुष तोप, इनके पार्ट्स ये सब गन कैरेज फैक्ट्री में ही आपके बने हैं। ठीक है, यहाँ आयुध कारखाना, युद्ध सामग्री, एम्युनेशन, गोला बारूद ये सब बनता है। एक एक चीज लिख लीजिए। ठीक है,
और यहाँ टेलीफोन व टेलीग्राफ उत्पाद। ये सब आपको फैक्ट वाली लाइन में लिखना है। एक जगह जिलों के फैक्ट 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 नोट करेंगे, एक जगह जिलों की इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को लिखेंगे। ठीक, फिर कुछ और फैक्ट लिखते हैं। मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन, मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन जो आपका 1946 में बना, 1946, ये नोट कीजिएगा। अपने एमपी का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जेईसी, प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है जेईसी 1947। फिर मध्य प्रदेश ताप विद्युत केंद्र शक्ति भवन जबलपुर में है। ताप विद्युत केंद्र ये आपका जबलपुर। ठीक, फिर अगला लिखिएगा पश्चिम मध्य रेलवे पमरे एकमात्र रेलवे जोन है पश्चिम मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जबलपुर। 1 अप्रैल 2003 को ये बना। ठीक है, तो हमें त्रिपुरी पढ़ना बाकी है और नर्मदा जी। अगला लिखना गांधी जी का आगमन 5 बार और सुभाष बाबू का, सुभाष चंद्र बोस का आगमन 2 बार यहाँ हुआ। ये भी लिखिएगा। ठीक, फिर अगला फैक्ट सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ और रानी दुर्गावती सृजन पीठ दोनों यहाँ है। कोई फैक्ट बता सकता है कि सर इतने फैक्ट हो चुके हैं? केवल फैक्ट लाइन से जो आपको तथ्य सार संग्रह लिखवाया जाता है जिलों का, संख्या बताइए लगभग कितने हो गए होंगे। अगला लिखना है नानाजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय यहीं पे है। नानाजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय 2009 में बना था, यहीं पे है। अगला लिखना भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व विनिर्माण संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व विनिर्माण संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं? IITDM। ये आपका डुमना जब आप जाते हैं तब आपको रास्ते में पड़ता है, IITDM जबलपुर के 33। फिर धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो 2018 में बना था। ये तरीका ठीक लग रहा है आप लोगों को कि एक थोड़ा थोड़ा हम लोग फैक्ट भी लाइन से करते जा रहे हैं और
इंपॉर्टेंट चीजों को अलग से समझते जा रहे हैं। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पूरे देश में इसके इग्नू के 8 सेंटर हैं, 8 में से एक सेंटर जबलपुर में है। इकट्ठा फैक्ट देंगे तो याद होंगे नहीं। फिर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी लिखिएगा 2011। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय 2011। फिर अगला लिखिएगा, यहाँ बहुत बड़ा फर्नीचर उद्योग है, लकड़ी को चीर के फिर फर्नीचर बनाने का। ये है आपका आमनपुर में। आमनपुर क्षेत्र आता है आपका मदन महल। मदन महल का निर्माण बताइए किसने करवाया था, और मदन महल से सुरंगें किस क्षेत्र के लिए जाती थी? कल आपने जो गारमेंट क्लस्टर लिखा था उसकी डेट लिख लीजिएगा 2008 ईयर। गारमेंट क्लस्टर ये 2008, और ये भारत सरकार का उपक्रम है, याद रखिएगा, सेंट्रल का है। ठीक। फिर यहाँ बीड़ी उद्योग केंद्र प्रसिद्ध है, ये भी लिखना है, बीड़ी उद्योग केंद्र। यहाँ आपके दवाइयों के, भेड़ाघाट में दवाइयों के कैप्सूल बनाए जाते हैं, दवाइयों के कैप्सूल का निर्माण। लिखना नर्मदा जिलेटिन्स लिमिटेड, इसके द्वारा, नर्मदा जिलेटिन्स लिमिटेड 1961। ठीक। इसके अलावा यहाँ सफेद संगमरमर पाया जाता है। मंडे को हम लोग जितना पढ़े हैं सबको चित्रों के माध्यम से, जैसे कटनी में हमने किया था वैसे ही करेंगे। चिकनी मिट्टी ये कहाँ मिलती है? लम्हेटा घाट, और लम्हेटा घाट में ही आपका जियो पार्क बन रहा है। मंडे को जब हमारी क्लास होगी तो सबको हम क्या करेंगे? चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ आपका चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का भी कारखाना है जबलपुर में। चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना। इतने फैक्ट लिख लीजिए, फिर बाकी के हो गए, थोड़े बहुत बचे हैं वो बाद में करते हैं। याद रहेगा? तो देखो इसको जल्दी से याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, तो देखो जबलपुर वालों को राजधानी नहीं बनवाई गई थी, ठीक है, बोला गया था कि आप लोग बेड हो, है ना, बेड में बैठे रहते हो, करते नहीं हो कुछ, इसलिए नहीं बनाना। या फिर जिसके पास बल होगा, जबलपुर को हम करते हैं बल से रिलेटेड, वो हमेशा बेड में बैठा होगा, बलशाली है, दूसरों से काम करवाएगा, तो बैडमिंटन। ठीक है। फिर पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग के लिए बड़े बड़े पुल बनाने पड़ते हैं, उसके लिए लगता है बल, तो जबलपुर में याद रखना पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। ताप विद्युत केंद्र, शक्ति भवन, तो जिसके पास बल होगा वही अपने ताप से दूसरों को नष्ट कर देगा। पश्चिम मध्य रेलवे, बलशाली लोग अपने यहाँ रेलवे पूरी ले जाएंगे। फिर गांधी जी, सुभाष बाबू,
इनको छोड़े, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ, तो झंडा सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसमें, तो सुभद्रा कुमारी चौहान और आरडीवी यहाँ पे है, तो दोनों की सृजन पीठ यही हो जाएगी। फिर नानाजी पशु चिकित्सा महाविद्यालय, तो इसको ऐसे याद रखना, अपने जो नानाजी लोग हुआ करते थे बहुत बलशाली हुआ करते थे, इतने बलशाली कि अपनी उम्र में तो पता नहीं क्या क्या कर देते रहे होंगे, और हम लोग कैसे हैं, एकदम कमजोर से हैं, तो अपने नाना जी बहुत बलशाली होते थे। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व विनिर्माण संस्थान, इंग्लिश में ट्रिपल आईटी डीएम, तो किसी जिले का डीएम बहुत बल वाला होता है, तो जबलपुर याद रखना ट्रिपल आईटी डीएम। और जिसके पास आज की डेट में सूचना होगी, आज कौन सा दौर चल रहा है, सूचना का दौर, सूचना संचार क्रांति का दौर, कंपनियां डेटा लीक करवा रही हैं, डेटा मांग रही हैं लोगों का, यानी सूचना चाहिए सबको, जिसको जितनी सूचना उतना बलशाली रहेगा, नानाजी भी बलशाली। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विधि विश्वविद्यालय, तो अगर आप अपने धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, हालांकि आपको धर्म की रक्षा की जरूरत नहीं है, धर्म इतना कमजोर नहीं है कि आपको उसको उसकी रक्षा की जरूरत पड़े, धर्म हमारी रक्षा करता है ना, तो जिसके पास बल है, धर्म भी आज उसी का है, ऐसे याद रखना। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसके 8 में से एक सेंटर जबलपुर में है, इंदिरा गांधी बहुत बलशाली थी, ऐसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ठीक है, तो अगर आपके अंदर बहुत बल है तभी आप क्या करेंगे, बहुत आयु तक जिएंगे, तो आयुर्विज्ञान का हो गया। फर्नीचर उद्योग, बलशाली होंगे तभी आजकल फर्नीचर खरीद पाएंगे, सोफा सेट पलंग टेबल अलमारी, ये कितनी ज्यादा महंगी आ रही हैं, है ना, ये बात समझ में आई। फिर गारमेंट क्लस्टर, ये तो हो चुका है अपना। बीड़ी उद्योग, पहले के जमाने में कहा जाता था कि बढ़िया बलशाली लोग ही बीड़ी 555 कौन सी आती थी। फिर बेड़ाघाट, दवाइयों के कैप्सूल का निर्माण, है ना। और सफेद संगमरमर तो आपको पता है नर्मदा जी यहाँ से निकल बहती ही हैं, निकलती नहीं मतलब बहती हैं। चिकनी मिट्टी लम्हेटा घाट में है, तो लम्हेटा घाट, ज्यादा चिकने क्षेत्र में जाओगे तो लपेट लिए जाओगे, ऐसे याद रखिएगा, तो लम्हेटा घाट में आपको चिकनी मिट्टी मिलती है। चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना है। इतनी चीजें याद हो गई, कल के फैक्ट याद हो गए, परसों के फैक्ट याद हो गए, कुछ लिखने का किंतु आपने कोई सुझाव नहीं दिया, समझे नहीं हम क्या बोले आप, तो यहां तक सब क्लियर थोड़े से अब नर्मदा जी पे आते हैं हम। देखिए जबलपुर जो नगर है उसकी पहचान ही नर्मदा जी से है, अगर नर्मदा जी का कहीं नाम आता है तो जबलपुर का नाम अपने आप आ जाता है। कहीं अगर नर्मदा जी हैं, जबलपुर वासी अपने आप को जबलपुर वासी कहना कम नर्मदा वासी कहना पसंद करते हैं, जितना वे अपने घर से प्रेम नहीं करते उससे ज्यादा प्रेम वो नर्मदा जी से करते हैं, ये आपने देखा होगा। तो हम नर्मदा नदी के बारे में थोड़ा आज ही समझते हैं, और बाकी जब हम जो जो जिले पढ़ेंगे जहां से नर्मदा जी निकली हैं तो वहां हम इसका एक रिकैप कर लेंगे, क्योंकि आज हम जबलपुर पढ़ रहे हैं तो जबलपुर में नर्मदा जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसी योगदान को हम नर्मदा जी के फैक्ट और कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ेंगे, ताकि जहां जब मंडला पढ़ेंगे तो इसका रिकैप कर लेंगे, अनूपपुर पढ़ेंगे तो रिकैप कर लेंगे, तो आपकी नर्मदा नदी पे बहुत कमांड हो जाएगी। ठीक तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है बताइए, किस जगह से नर्मदा जी का उद्गम होता है। उद्गम होता है इसका अनूपपुर जिले से। जब अनूपपुर पढ़ेंगे तो आज की क्लास को पूरा रिकैप करेंगे। अनूपपुर के अमरकंटक, और ये कहाँ है आपका, मैकल पर्वत, यहां से, ठीक है। यहीं पे एक जगह है नर्मदा कुंड, यहाँ पे एक कुंड है नर्मदा कुंड, कौन कौन देखा है, वहां पे प्यारी सी नर्मदा जी की एक मूर्ति है ना, और कुंड बना हुआ है बढ़िया, कुंड से ही धार आती है, बहुत अच्छे अच्छे अब तो मंदिर बन गए हैं। इस नर्मदा कुंड का निर्माण करवाया था भोसले शासकों ने, नागपुर के,
और इसका जीर्णोद्धार करवाया था अहिल्याबाई होलकर ने। ये दोनों चीज याद रखिएगा। उद्गम कहाँ पे है? मैकल पर्वत, अनूपपुर, अमरकंटक। ठीक है। कुंड का निर्माण भोसले शासकों ने करवाया था नागपुर के, और अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। नर्मदा नदी जी को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं, बहुत सारे इसके नाम है, हम लोग सारे नाम भी पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से ये गुजरती हैं, कौन सी परियोजना है, कौन से घाट हैं, कौन से जलप्रपात हैं, और साहित्य में इनका क्या वर्णन आता है, पुराणों में क्या वर्णन आता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो नर्मदा जी को अगर हम थोड़ा सा तोड़ के देखें तो नाम आता है नरम धन दा। नरम यानी मुलायम, दा यानी प्रदान करना, अर्थात जिन जलधारा के किनारे बैठकर आपको बहुत ही सॉफ्टनेस फील हो, बहुत शांति महसूस हो। क्या आप कभी नर्मदा जी के दर्शन किए हैं? ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा जी के दर्शन मतलब नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही सारी चीजें, सारे पुण्य, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी ने नर्मदा जी के किनारे कभी किसी घाट में बैठने का मौका मिला है? चाहे महेश्वर में आपको बैठना हो, चाहे जबलपुर में बैठना हो, ठीक है, चाहे नरसिंहपुर में बैठना हो, नर्मदापुरम में, या आप निमाड़ क्षेत्र में, कहीं ना कहीं तो आपने कभी ना कभी उस अनुभव को फील किया होगा, महसूस किया होगा। तो नरम धनदा, इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जो आपको बहुत ज्यादा सौम्यता, शांति, शिष्टाचार ये सिखाती है, वही नदी क्या कहलाती है? नर्मदा, नर्मदा। ठीक। इसकी थोड़ी सी कहानी आपने सुनी होगी कि जब ऋक्ष पर्वतमाला, बताइए कहाँ पे है ऋक्ष पर्वतमाला? ऋक्ष पर्वतमाला से जब यहाँ पे शिव जी तपस्या कर रहे थे तो उनके स्वेद से, स्वेद यानी होता है पसीना, है ना, उस पसीने से इनका जन्म होता है, इसलिए इनको शिव पुत्री भी कहा जाता है। तो ऋक्ष पर्वत से ऐसा आपको पुराणों में कहानियां मिलती हैं, शिव जी के पसीने के बूंद से ये उत्पन्न होती हैं, और उत्पन्न होती हैं 12 वर्षीय पुत्री के रूप में। और तभी इनको वरदान मिलता है कि आपकी जलधारा में रहने वाले हर पत्थर को शंकर की तरह पूजा जाएगा, इसलिए कहते हैं नर्मदा के कंकर में शंकर है। तो यहां से ही इनको ये वरदान मिला था, ऐसी किंवदंतियां, जनश्रुतियां चलती हैं जो लोगों के बीच प्रचलित हैं कि आपके कंकर, हर कंकर को शंकर माना जाएगा, और इसी को बोला जाता है बाणलिंग। इसलिए आपने देखा होगा हर जगह के पत्थरों को तराश कर शिवलिंग बनाई जाती है, लेकिन नर्मदा जी में जो पत्थर मिलते हैं उन पत्थरों को आप जस का तस स्थापित कर सकते हैं। उन पत्थरों को तराशने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो पत्थर कुछ इस तरह से तरासे गए होते हैं नदी के द्वारा कि वो स्वयं ही शिवलिंग का रूप ले लेते हैं, और उन्हीं को कहते हैं बाणलिंग। समझ में आया? ये आपकी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है ना, और भारत की पांचवी। लंबाई कितनी है इसकी? 1312 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश में ये कितना बहती हैं? 1077 किलोमीटर। ये सब आपको पता होगा। हालांकि भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली, भारत, कोष्टक में लिख लीजिएगा, जल संसाधन सूचना प्रणाली के अनुसार ये नदी 1333 किलोमीटर लंबी है, और मध्य प्रदेश में 1085 किलोमीटर बहती हैं। हमने आपको दोनों चीज बता दी। अभी तक अपन यही समझते पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में भी यही मिलता है, लेकिन भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के अनुसार ये कितना बहती हैं? 1333 किलोमीटर। दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है। अगर हम इनके प्राचीन सोर्स की बात करें, कहाँ से हमको जानकारी मिलती है,
तो एक क्वेश्चन बना भी था कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में नर्मदा जी की जानकारी मिलती है। यह है शतपथ ब्राह्मण। तो अपन जबलपुर पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वो होते थे जो वेदों को सरल बनाने के लिए बनाए जाते थे। वेद बहुत कठिन थे, वेद आम जन की भाषा से दूर थे, आम लोगों से दूर थे। तो वेदों पे ही जो टीका टिप्पणी की गई है उसको सामान्य बनाने की कोशिश की गई है, वही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते थे। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपको किसका वर्णन मिलता है? नर्मदा जी का। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। ठीक। इसके अलावा स्कंद पुराण का अगर आपने नाम सुना होगा, स्कंद पुराण के रेवा खंड से हमको किसकी जानकारी मिलती है? रेवा नदी की। यही रेवा नदी आगे चल के नर्मदा नदी कहलाएंगी। स्कंद पुराण के रेवा खंड से भी जानकारी मिलती है। जो नर्मदा जी हैं उनकी एक कहानी आपने और सुनी होगी, और ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपका इंटरव्यू का फैक्ट है। लास्ट इंटरव्यू में हमसे भी यही सवाल पूछा गया था। ध्यान से कहानी सुनते हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि अमरकंटक के मैकल पर्वत से आपके नर्मदा जी का उद्गम होता है। नर्मदा जी के उद्गम के अलावा यहाँ से दो अन्य नदियां कुछ दूरी पर, जैसे सोन नदी और सोनमुड़ा से सोन नदी, और उससे बहुत कुछ दूरी पर जोहिला नदी या जुहिला नदी का उद्गम होता है। ठीक है। सोन नदी जो बिहार में गंगा में जाके मिलती है, और नर्मदा जी जो अरब सागर में मिल जाती है। तीन नदियां हैं, नर्मदा, सोन, जोहिला। क्या आपने इनकी कहानी सुनी है? ऐसी कुछ किंवदंतियां या जनश्रुतियां या लोक साहित्य में वर्णन मिलता है कि जो मैकल सुता, राजा मैकल, उनकी जो पुत्री थी नर्मदा जिनका नाम था, उनके विवाह के लिए सुयोग्य वर ढूंढा गया था। और ये सुयोग्य वर कैसे ढूंढा गया था कि पूरे राज्य में ये सूचना फैलाई गई थी कि जो भी व्यक्ति क्या करेगा? गुल बकावली का फूल लेकर आएगा, वही व्यक्ति नर्मदा जी से विवाह करेगा। तो राजा जो सोनभद्र थे, है ना, राजा जो सोनभद्र थे वो लेकर आते हैं गुल बकावली, और उनका विवाह तय हो जाता है। हालांकि नर्मदा जी ने उन्हें देखा नहीं था। नर्मदा जी की जो सहायिका या आप बोलें सहेली थी, वो जुहिला थी। बहुत दिनों के बाद जब एक बार कुछ संदेश भिजवाना होता है नर्मदा जी को, ठीक है, तो वो जुहिला के माध्यम से संदेश भिजवाती हैं सोनभद्र को। सोनभद्र भी नर्मदा जी को देखे नहीं थे, ऐसी जानकारी मिलती है। जोहिला बहुत दिनों तक जब वापस नहीं आती हैं तो नर्मदा जी जाकर देखती हैं कि जोहिला और सोनभद्र दोनों साथ में थे, जिससे नर्मदा जी का दिल टूट जाता है और वो उल्टे पांव चली जाती हैं राज्य से। तो ऐसा ये जनश्रुतियों पर आधारित है कि इसलिए नर्मदा जी उल्टी बहती हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या बना था? क्वेश्चन ये पूछा गया था इंटरव्यू में कि पुरुषों के नाम पे नदियां क्यों नहीं हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी हैं। ठीक। तो वो सडनली शायद चौथा पांचवा क्वेश्चन ही पूछा गया था। क्यों पूछ लिया गया? क्योंकि मेरा कनेक्शन तो ना जबलपुर से था, ना नर्मदा नदी से था, ना कुछ। अचानक ही चेयरमैन साहब जो थे उस बोर्ड के, उनके मन में सवाल आया, बताइए कौन कौन सी नदियां पुरुषों के नाम पर हैं। तो बताइए कौन कौन सी नदियां पुरुषों के नाम पर हैं, देखते हैं कितना आपको पता है। और नदियां पुरुषों के नाम पे क्यों नहीं रहती हैं अक्सर, और अगर हैं तो वो कौन सी हैं? यही सवाल पूछा गया था। सोच पा रहे हैं? उसमें एक तो आपको यही मिल गए होंगे, सोनभद्र, है ना, दामोदर, और बताइए। ब्रह्मपुत्र। जोहिला तो लड़की का नाम था, जोहिला। अभी एक बात बताइए, सोनभद्र के पास जोहिला चली जाती हैं, जोहिला सहेली होती है किसी नर्मदा की, और आप लिख रही हैं कि जोहिला पुरुष का नाम है। ये कैसे हो सकता है? व्यास नदी, बहुत बढ़िया। ब्रह्मपुत्र, व्यास, दामोदर, कृष्णा और लोहित, सोनभद्र। तो कुछ ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं जिनको आपको तुरंत हाजिर जवाबी से तुरंत सोच के जवाब देना होता है। यहाँ काम आती है आपकी इंडियन ज्योग्राफी, है ना, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र,
अरे भारत की नदी बतानी थी, नील नदी भारत के कौन से हिस्से से होके जाती है? सर पुरुषों के नाम पर इसलिए कम है क्योंकि नदियां कोमलता व मुलायमता का प्रतीक है। और कोई तर्क देना चाहेगा? पुरुष, हिरण नदी पुरुष के नाम पे है। हिरण नदी तो जानवर के नाम पे है। जानवर में आपने पुरुष को हिरण बना दिया। और कोई तर्क देना चाहेगा? या आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये एक मेरे मित्र ने, उनके मित्र का यूपीएससी का इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके मित्र से ये सवाल पूछा गया था वहां, और लगभग 5-6 दिन बाद मेरे इंटरव्यू के दौरान सेम सवाल पूछ लिया था, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये सवाल पूछा जा सकता है। तो 3-4 नदियां ही बन पाई थी, दिमाग उस समय नहीं चल रहा था कौन कौन सी थी। एक दामोदर, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, सोनभद्र, ये 4, और लोहित 5 बन पाई थी, 1-2 रह गई थी। भारत में नदियों को माता कहा जाता है, ये ममता का प्रतीक है, क्योंकि भारत में नदियों को माँ के रूप में, तो माँ के रूप में क्यों मानते हैं? क्योंकि सर भारत में महिलाएं पूज नहीं रही हैं, पुरुष पूज नहीं रहे हैं, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना है क्या? भारत में पुराना शासन पुरुषों का रहा है, तो स्त्री के सम्मान के लिए उसके नाम पर रखा जाता था अधिकतर। नदियों में पुराणों में माता का स्थान दिया जो स्त्री सूचक है। और कोई? इसका सबसे अच्छा एक जवाब ये भी हो सकता है, लग सबके जवाब सही हैं, ऐसा नहीं है किसी का जवाब गलत हो, कोई इसका कोई वस्तुनिष्ठ जवाब नहीं है, आत्मनिष्ठता से इसका उत्तर दिया जा सकता है। आप बताइए, मानव सभ्यताएं कहाँ पली हैं? मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पली हैं। नदियां हर वर्ष, आपने खादर बांगर ये सब पढ़ा है ज्योग्राफी में, तराई क्षेत्र, खादर भूमि, बांगर भूमि, हर वर्ष नदियां उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं। उस उपजाऊ मिट्टी में क्या हर बार कृषि की उत्पादकता बढ़ती है? थोड़ा सा आप संस्कृति को ज्योग्राफी से जोड़िए। क्या नदियां हमेशा उपजाऊ क्षेत्र बनाती हैं? क्या नदियों के माध्यम से ही सभ्यताओं का जो पालना है वो आगे बढ़ रहा है? क्या वे सभ्यताओं की पोषक हैं? जिस प्रकार जो महिलाएं हैं वो दोनों परिवारों को जोड़ के सभ्यताओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, है ना, उर्वरता का वो प्रतीक है, पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम है, उसी तरह क्या इस पूरी मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने का कार्य क्या नदियों ने किया है? बताइए। क्या इस भूमि को उर्वर नदी बनाती है? नदी के वो सारे अवसाद बनाते हैं जो नदियां हर बार उपजाऊ चीजों को बहा के लाती हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। बाकी सौम्यता, मुलायमता, कोमलता, ये सारी चीजें तो है, लेकिन सबसे इसमें तार्किक चीज ये भी हो सकती है, इसको भी आप जोड़ सकते हैं, और इसको आप लोग इंटरव्यू अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। ठीक। फिर लिखना, अमरकोश एक ग्रंथ का नाम है, जो किसने लिखा था? अमर सिंह ने। गुप्तकालीन ग्रंथ है, इसमें नर्मदा जी को सोम उद्भवा कहा गया है, यानी एक सोमवंशी राजा थे। ठीक है, फैक्ट है और सही भी, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसी चीजें सुन के वो मत कीजिएगा, ये सब आपके साक्षात्कार से संबंधित होती हैं। इस सीरीज का ही नाम है इंटरव्यू प्री मेंस, लिखते जाइएगा ऐसी चीजें। फिर हम लोग नर्मदा जी के अन्य नाम लिखते हैं, अब एक एक करके लिखते हैं, एक एक करके समझते हैं। बिल्कुल, जीवनदायिनी है नदियां, और जीवनदायिनी का स्थान माता के समान होता है। ठीक। शिव जी या शंकर जी से उत्पन्न हुई है,
तो शंकर जी से उत्पन्न होने के कारण इनको शांकरी भी बोला जाता है। नाम याद रखते जाइएगा, शांकरी। फिर ऋक्ष पर्वतमाला, ऋक्ष पर्वतमाला अर्थात मैकल पर्वत श्रृंखला को ही ऋक्ष पर्वत श्रृंखला कहते रहे। पुराणों में मैकल का नाम क्या मिलता है? ऋक्ष पर्वत श्रृंखला। और विंध्याचल के पश्चिमी हिस्से का क्या नाम मिलता है? पर्यात्र पर्वत। ठीक है, तो या लिखना इसमें ऋक्ष पाद प्रसूता, ये भी नर्मदा जी का नाम है। यानी मैकल पर्वत के पैरों से उत्पन्न हुई, ऋक्ष पाद प्रसूता। फिर सोम उद्भवा, सोमोद्भवा, ये किसमें जानकारी मिलती है? अमर सिंह के अमरकोश में, कि एक सोमवंशी राजा थे, उनके समय से उत्पन्न हुई थी ये। फिर सप्त कल्प क्षय छीणे, 7 कल्पों में सप्त कल्प क्षय छीणे। फिर नामादोष, ये नाम बताइए, ये तो बहुत पढ़ा है आप लोगों का। नामादोष किसने बोला था? नर्मदा नदी को नामादोष किस व्यक्ति ने संज्ञा दी थी? अमरकोश के बाद लिखा है अमर सिंह। नामादोष बताइए किसने बोला था? कुछ कुछ टास्क आप लोग भी पूरे किया कीजिए। नामादोष किसने बोला था? बुक का नाम क्या है टॉलमी के? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। अगला नाम अमृता। अमृता का अर्थ कभी ना नष्ट होने वाली। जो कभी ना नष्ट होंगी, वो है अमृता। फिर नर्मदा जी को ही मुना भी कहते हैं। कोई बता सकता है मुना का अर्थ? मुना यानी गहरे नीले रंग वाली या गहरे नीले पानी वाली। कौन कौन से नाम? शंकर जी से उत्पन्न है तो शांकरी, ऋक्ष पर्वतमाला से उत्पन्न है तो ऋक्ष पाद प्रसूता, है ना, सोमोद्भवा, सप्त कल्प छह छीणे, नामादोष बोला टोलमी ने, अमृता जो कभी नष्ट नहीं होंगी। ठीक। तो नर्मदा जी का इतिहास गंगा यमुना से भी पुराना है और आगे भी रहेगा, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। मुना। ठीक। फिर विपाशा, यानी जो बंधनों से मुक्त करे। आपको पता है ये दुनिया की एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और फिक्स समय में ही। अभी देखेंगे क्या है उसके पीछे की वजह। ठीक। फिर ये तो अर्थों के साथ नाम हो गए, 4-5 नाम और जो बोलते हैं। मैकल सुता किसकी पुत्री? राजा मैकल की पुत्री। उमा रुद्रांग संभूता, इसका मतलब समझे? उमा यानी पार्वती, उमा धन रुद्र प्लस अंग प्लस संभूत, यानी उमा यानी पार्वती जी और शिव जी से उत्पन्न हुई। किस किस को याद होती जा रही है?
क्या एक व्यक्ति के दो नाम नहीं हो सकते? सॉरी, एक दो लोगों के अलग अलग एक चीज के नाम नहीं हो सकते? क्या आपने व्यास विपाशा पढ़ा है, कभी उसका अर्थ जानने की कोशिश की है? नहीं की है। आगे, चित्रोत्पला, ये सारे नाम किसके हैं? विचित्र यानी सुंदर, विचित्र सुंदर कमलों से युक्त। किस किस को नाम याद हो गए पूरे? शांकरी, ऋक्षपाद प्रसूता, सोमोद्भवा, सप्तकल्प छय छीणे, नामादोष, अमृता, उमा रुद्र, रुद्रांग संभूता, मुना, विपाशा, मैकलसुता, चित्रोत्पला, ये सब नर्मदा जी के नाम हैं। क्या क्या नई चीजें जानने को मिली? फिर जिन नामों की अपन को अर्थ नहीं जानने हैं, यहां लिखिए। दक्षिण गंगा भी इसी को कहते हैं। विदशा, सरसा, ये सब आपको पुराणों से लेके अब तक नाम मिलते हैं। करभा, महापुण्य प्रदा, महान पुण्य प्रदान करने वाली। दक्षिण गंगा, विदिशा, सरसा, करभा, महापुण्य प्रदा, और ये तो याद हो ही गए होंगे, तो ये सब इनके नाम हैं। याद रहेंगे कि भूल जाएंगे? ये वाले याद होना हो, ये इंपॉर्टेंट नाम है। मैकलसुता, विपाशा, मुना, ऋक्षपाद प्रसूता, शांकरी, सोमोद्भवा, सप्तकल्प छय क्षीणे, इस तरफ के नाम याद होना 100% जरूरी है। इस तरफ के भले याद हो चाहे ना हो, याद रहेंगे। तो आगे बढ़ें। जिस उन लोगों से निवेदन है कि जो लोग बता रहे हैं कि इसको, ये आप लोग एक तो सोर्स लेकर आइए, और हमेशा ना दिमाग को इस रूप में खुला रखिए कि एक चीज के या दो चीजों को लेके एक नाम भी हो सकते हैं। ये चीजें समझ में आई? ज्ञान को लेके कट्टर मत बनिए, सूचनाओं को लेके कट्टर मत बनिए। ये बात समझ में आ गई? चार फैक्ट बनने से पंखों को उड़ान इतना मत दे दीजिए कि नई चीजों को अर्जित ही ना कर पाए। तो अपनी अल्पज्ञता का परिचय बिल्कुल ना दिया करें कक्षा में, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सीखने आए हैं, समझने आए हैं, नई चीज जानने आए हैं, उल्टी करने नहीं आए हैं यहाँ ज्ञान की। फिर रेवा भी लिख लेना। रेवा तो पता ही है। किस पुराण से? स्कंद पुराण से जानकारी मिलती है। अंतर समझ में आ गया अब? दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया अच्छे से। दक्षिण की गंगा नहीं लिखा है, शब्द क्या लिखा है? दक्षिण गंगा। क्या यहां दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा लिखा है? दक्षिण गंगा नाम लिखा हुआ है। पूछने में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषी राज्य में रहकर आपको इतना नहीं पता? ये हो गए इनके नाम। कुछ सामान्य जानकारियां लिखिए। मध्य प्रदेश के 6 अपवाह तंत्रों में ये एक अपवाह तंत्र नर्मदा जी हैं। एक अपवाह तंत्र इन्हीं का है। इसके अलावा
सहायक नदियां इनकी कितनी हैं? 41 हैं, जिसको हम आधी तो अभी याद कर लेंगे 2 मिनट में। ठीक है, जिसमें गुजरात में आपकी 2 सहायक नदियां हैं, बाकी एमपी में 39। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है सहायक नदियों को मिला के? बोलो 98,796 स्क्वायर किलोमीटर, 98796। अभी हम पूछते हैं, रुक जाओ सब कुछ। फिर नर्मदा जी को जीवित नदी का दर्जा भी दिया गया है। जीवित नदी का मतलब इनके नाम से, अगर कोई इसमें पॉल्यूशन कर रहा है तो इनके नाम से केस दर्ज हो सकता है कोर्ट में। जैसे इंसानों के नाम, व्यक्तियों के नाम पे केस दर्ज होता है, वैसे इनके नाम से भी केस दर्ज हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें एक चीज और लिख लेना सोर्स में। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। इसमें नर्मदा को गंगा से पवित्र बताया गया है। नर्मदा को गंगा से भी पवित्र किस पुराण में? मत्स्य पुराण में। दक्षिण गंगा नर्मदा को जल की उपयोगिता एवं समृद्धि के कारण कहते हैं। गोदावरी को उत्तर गंगा के समान ही दक्षिण में अवस्थिति कारण कहते हैं। इतना लिख गया। ये मत्स्य पुराण वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको एक बढ़िया श्लोक मिलता है जिसमें लिखा हुआ है पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती। मतलब जो गंगा जी हैं वो हरिद्वार के क्षेत्र के आसपास और सरस्वती कुरुक्षेत्र के आसपास पवित्र हैं। ग्रामेवा यदि वारण्ये पुण्य पुण्या सर्वत्र नर्मदा। यानी नर्मदा चाहे गांव शहर या पहाड़ वन यहाँ के आसपास से ही गुजर जाए और आपको दर्शन मिल जाए तो वो पवित्र है। यानी नर्मदा जी की पवित्रता किसी खास जगह को लेकर नहीं है। नर्मदा जी जहां प्रवेश कर जाती हैं वहां उसकी पवित्रता है, तो वो नदी अपने आप में पवित्र है। तो इसमें लिखा हुआ है पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामेवा यदि वारण्ये पुण्य सर्वत्र नर्मदा त्रिभी सारस्वतम पुण्याम सप्ताहेन्तु यामुनम सद्य पुनाति गांगे दर्शनाम देव नर्मदाम। अर्थात हिंदी में इसका अनुवाद सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। गंगा हरिद्वार सरस्वती कुरुक्षेत्र में अत्यंत पुण्यमयी है, किंतु नर्मदा चाहे गांव के बगल में हो या जंगल के बीच में बह रही हो सर्वत्र पुण्यमयी है। सरस्वती का 3, यमुना का 1 सप्ताह गंगा का जल स्पर्श करते ही पवित्र कर देता है, किंतु नर्मदा का जल दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देता है। यानी आपको नर्मदा के जल को घर में रखने की भी जरूरत नहीं है, मात्र दर्शन से ही आप पवित्र हो सकते हैं। इतनी पवित्रता बताई गई है मत्स्य पुराण में, इसलिए इसको, ठीक है, श्लोक सुना था पुण्या कनखले गंगा, इसको लिखवा देंगे। अभी कुछ फैक्ट लिख लीजिए। कितने जिलों से गुजरती है नर्मदा जी ये बताइए। तो जिले और नदी दोनों हम याद कर लेंगे फटाक से क्लास बंद होने के पहले। कितनी नदियां हैं इसमें सहायक? 41। 41 में आधी तो अब भी कर लेंगे। जिले कितने यहां से जाते हैं, यानी नर्मदा कितने जिलों से जाती हैं? 16। दोनों याद करते हैं मैप के माध्यम से। तो आप लोग भी एक छोटा सा मैप बना लीजिएगा, 2 मिनट में आपको सहायक नदियां याद हो जाएंगी और जिले भी याद हो जाएंगे। कुछ इस तरह नर्मदा जी जाती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं और यहां बाहर चली जाती हैं। सबसे पहले हम लोग नदियों को याद कर लेते हैं। देखो, जब आप नक्शा बनाओगे, नक्शा बना के ऐसी नदी गुजारोगे तो नदी के इस तरफ ये होगा राइट हैंड, नदी के इस तरफ ये होगा लेफ्ट हैंड।
याद रखिएगा, रखिएगा, ठीक है। नदी के इस तरफ ये होगा दायां, राइट। नदी के इस तरफ ये होगा बायां, ठीक है। तो दाएं से आपको 19 और बाएं से 22 नदी मिलती हैं। समझ गए, दायां और बायां, ठीक। दाएं को हम याद रखेंगे जंगल से, और बाएं को, लेफ्ट को याद रखेंगे किचन से। आपको ये नहीं देखना है कौन सी नदी कहाँ है, कहाँ मिल रही, उतना फिर बहुत परेशान हो जाओगे। आपको बस याद रखना है लेफ्ट राइट से कौन कौन सी नदी मिलती हैं। राइट से आपको जंगल वाली नदी, जंगल एक लिंक है, कोड वर्ड है, और ये भी एक कोड वर्ड है, याद रखिएगा। तो बाएं से अगर हम लोग बात करें किचन की, तो दूध कहाँ होता है, किचन में होता है, दूध ही। तवा कहाँ होता है, किचन में होता है। तवा में रोटी बनाते हो कि नहीं बनाते हो, है ना। हाँ, जिस तरफ नदी का प्रवाह है उस तरफ अपन ऐसे करेंगे, इस तरफ का ऊपर वाला हाथ तो वो राइट, और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो दूधी ये कहाँ मिलेगी, किचन वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ। दूधी तवा, छोटी तवा, तवा में रोटी बनती है, दूध पीते हो। और गंजी समझते हो, गंजी जिसमें दूध या पानी ये सब रखते हो, तो गंजा से गंजाल हो जाएगा, गंजाल, ठीक। इसके अलावा शक्कर, चाय में डालते हो शक्कर, चाय में शक्कर डालते हो। फिर पुड़ी बनाते हो, रोटी बनाते हो तो लोई गोई करते हो, हमारे यहाँ बोला जाता है लोई गोई करना, यानी लोई को गोल गोल कर दो तो लोई गोई। तो गोई याद रखना, गोई। इसके अलावा इतनी सारी चीज किचन में है, तो बिल्ली दूध पी जाएगी, है ना। तवा से बंदर भैया रोटी उठा के ले जाएंगे, तो कुंडी लगा के रखोगे, तो किचन की कुंडी लगा के रखना है। याद हो रहे हैं नाम, ठीक। फिर ये सब किस में बन रहा है, गैस में बनता है, गैस में होता है बर्नर, तो याद रखना बरनार। ये वारना नहीं है, बरनार है, याद रखना। और अगर किचन में मम्मी जाना बंद कर दें, किचन में कोई ना जाए, तो किचन कैसा हो जाएगा, एक दिन बंजर हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो ये हैं लेफ्ट वाली नदियां। अब अपन चलते हैं राइट में, राइट को रिलेट किया है जंगल से। बताओ जंगल में कौन रहता है, जंगल में हथिनी रहती है, हथिनी। कौन सी हथिनी, भद्रावती हथिनी, जिसको कौन लेके भागा था, जीवक लेके भाग गया था चंड प्रद्योत से बचने के लिए। अभी शेर की एंट्री नहीं हुई, शेर करवाते हैं, रुक जाओ। हथनी कहाँ रहेगी, जंगल में, ठीक। तेंदुई या तेंदुनी दोनों नाम मिलते हैं नदी के, तेंदुनी या तेंदुई, तो इसको कर लो तेंदुआ से। ऊटी यानी ऊंटनी, ये भी कहाँ रहेगी, ठीक। हिरण, ये जबलपुर के पास बहती है ना, सिहोरा कुंडम से निकलती है, कुंडम के पास से। इसके अलावा वारना, रायसेन, यहां संगम होता है, वारना मतलब वानर। और एक और नदी है कानर, ये भी लिखिएगा। मान, जंगल में होता है सबका मान सम्मान बहुत, जंगल में क्योंकि सब एक से रहते हैं। अब आप एक बात बताओ, जब इतने सारे जानवर जंगल में हैं, तो शेर बोलेगा कि मेरे को जंगल में नहीं जाना, ठीक है। इतने सारे जानवर हैं, मेरे को अकेले रहना है, तो शेर भाई साहब आ जाएंगे कहाँ, उचक के किचन की तरफ, बोलेंगे मैं जंगल का राजा रह लिया, अब मैं रहूंगा किचन का राजा। तो एक आपको क्या करना है, एक अपवाद रखना है शेर। कितनी नदी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। बरनार, बरनार हो गया है।
इसके अलावा एक और लिख लेना, सुकता, सुकता। लगभग आधी कर लिए, 2 मिनट 3 मिनट लगा। याद रहेंगी सबको अच्छे से? अब जिले और देख लें, फिर क्लास को करते हैं बंद। बाकी की जानकारियां मंडे और चित्रों को मंडे को देखेंगे। अभी आपका स्वतंत्रता संग्राम और 1857 और जबलपुर और त्रिपुरी दो बड़े बचे हैं, तो वो आपकी 2 क्लास में हो जाएंगे। किस किस को पूरे लगभग आधी तो याद हो गई? प्रश्न बनेगा तो इन्हीं से, वरना नहीं बनेगा, या मुख्य परीक्षा में कभी लिखने को आएगा तो भी लिख सकते हो। 10 भी याद रही तो बहुत बढ़िया है। शेर शाकाहारी बन गया, कह रहा मैं पक गया हूं, उठनी हथनी, है ना, वरना वारना, ये सब खा खा के मैं पक गया हूं। अब मेरे को चाहिए क्या? दूध चाहिए, है ना, मेरे को दूध चाहिए। अब मेरे को तवा की रोटी चाहिए, मैं तंदूरी खा खा के पक गया हूं, तेंदुई रोटी खा खा के पक गया हूं, तवा रोटी चाहिए, है ना। मेरे को शक्कर वाली चाय चाहिए, मैं बिना शक्कर वाली चाय पी पी के परेशान हो गया हूं। ठीक। मेरे को अब बंजर जमीन चाहिए, यहां बहुत ज्यादा हरियाली रहती है। पूरे याद हो गए? तो अपन दो दो जिलों की जोड़ी बनाएंगे, दो दो जिलों के हिसाब से चलते हैं, याद हो जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है क्रम से हो, बस आपको याद करना है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। तो अनूपपुर से निकलती हैं, एक मिनट, सोलह जिले अब भी पूरे याद हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है। अनूपपुर से अपन ने निकाला, अनूपपुर डिंडोरी दोनों की जोड़ी बनाओ, या अनूपपुर डिंडोरी मंडला, ये तीनों साथ में हो गए, अनूपपुर डिंडोरी मंडला, है ना। शेर पलटू बन गया, हाँ वेरी गुड। फिर सिवनी जबलपुर, थोड़ा सा सिवनी भी जाती है, याद रखिएगा, कई किताबों में नहीं मिलता। सिवनी जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, कितने हो गए? अनूपपुर मंडला डिंडोरी 3, सिवनी जबलपुर भाई भाई दोनों ज्यादा दूर नहीं है। नाना वाले नरसिंहपुर नर्मदापुरम, नरसिंहपुर नर्मदापुरम, याद रहेगा। फिर कौन आपको राय देता रहता है होरा खाने की? रायसेन सीहोर, हरदा देवास, हरदा और दा से बन जाएगा देवास। कितने हो गए? अनूपपुर मंडला डिंडोरी 3, जबलपुर शिवनी 2, नरसिंहपुर नर्मदापुरम 2, रायसेन सीहोर 2, हरदा देवास 2, 2 ही 3 6 2 8 3 11। फिर हरदा सीहोर हो गए, हरदा देवास हो गए, खंडवा खरगोन, खंडवा खरगोन, धार, कितने हो गए हैं? 1 2 3, 3 2 5 2 7, 7 2 9 2 11, 11 2 13 और 1 14। धार, बड़वानी, अलीराजपुर। किसको पूरे 16 याद हुए? ये तीन को इकट्ठा जोड़ लेना, शुरू के 3 लास्ट के 3, मंडला डिंडोरी अनूपपुर, जबलपुर शिवनी, नरसिंहपुर नर्मदापुरम, सीहोर रायसेन, हरदा देवास, खंडवा खरगोन, धार बड़ा अली, तो अली नाम का बड़ा बच्चा बहुत धारदार है, तो धार बड़वानी अलीराजपुर। पूरे 16 किसको याद हो गए? लाइन से, अनूपपुर डिंडोरी मंडला, सिवनी जबलपुर, नरसिंहपुर नर्मदापुरम, सीहोर रायसेन सीहोर, इसके अलावा खंडवा खरगोन, ठीक है, हरदा देवास, खंडवा खरगोन, धार बड़वानी अलीराजपुर। किसी को दिक्कत हो रही? लगभग 17-18 नदी याद कर ली, 16 जिलों से ये निकलती है, वो 16 जिलों से गुजर रही है, वो भी याद कर लिया। अब नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा जी पे जो जो परियोजनाएं हैं, नर्मदा को लेके साहित्य है, नर्मदा को लेके भू आकार की जो है गौर्ज वगैरह, इसके संगम, है ना, नर्मदा सोन घाटी, ये सारी चीजें
अगली क्लास में देखेंगे। तो नर्मदा जी पे पूरा आपका प्री मेंस इंटरव्यू का पूरी तैयारी हो जाएगी। नर्मदा को लेके जो साहित्य लिखे गए, नर्मदा को लेके जो श्लोक लिखे गए, नर्मदा की भू आकार की, नर्मदा सोन घाटी, गौर्ज क्या होता है, मुकरता गौर्ज क्या है, मानधाता गौर्ज क्या है ना, कहाँ ये मैदानों में प्रवेश करती है, कितने भागों में, तो ज्योग्राफी के हिसाब से भी नर्मदा जी को पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, नदियां याद हो गई। अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर। 16 किसको, कम से कम 17-18 सहायक नदी और 16 पूरी जिले याद हो गए। नर्मदा के पुराने नाम याद हो गए, उद्गम स्थल याद हो गया किलोमीटर याद हो गया। बाकी चीजें नर्मदा जी की अपन करेंगे। हाँ, अमृतलाल बेगड़, अनिल माधव दवे, पंकज श्रीवास्तव, है ना, ये सारी चीजें, थोड़ा सा प्रागैतिहासिक समय भी देख लेंगे। तो नर्मदा जी की बची हुई चीजें मंडे देखेंगे। तो नर्मदा जी पे कोई भी प्रश्न प्री मेंस इंटरव्यू का बनेगा, वो सब कुछ आपसे बन जाना चाहिए। याद रहेंगे पूरे 16 जिले, क्रम से करना, 3 शुरू में 3 लास्ट में, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर शुरू में 3 और धार, बड़वानी, अलीराजपुर लास्ट के 3। ये 6 हो गए, बीच में 10 चाहिए हैं, 10 को बना दो 5 जोड़ी से। कौन कौन सी 5 जोड़ी हो जाएंगी, सिवनी जबलपुर 1 जोड़ी, नरसिंहपुर नर्मदापुरम 2 जोड़ी, ठीक है, नहीं आएगा एमपी बस का आएगा 2 जोड़ी ये। इसके बाद सीहोर रायसेन तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी हरदा देवास, ठीक है, और 5वीं जोड़ी खंडवा खरगोन सुनहरे जिले। तो 10 बीच में जिले हैं, 3 इधर, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी 3 इधर। नदी नहीं हो पा रही, लेकिन श्याम नदी याद नहीं हुई। हाँ, चोरल भी, चोरल उस तरफ जाएगी ऊपर तरफ। दिक्कत यह है कि 20 करा दो तो बच्चे बोलेंगे सर एक और है। दिक्कत यह है 40 नदी याद करा देंगे, बोलेंगे एक और है। फिर जब पूरी याद करा देंगे तो बोलेंगे ज्यादा डीप पढ़ाते हो। तो दिक्कत इधर नहीं, दिक्कत आप लोगों में रहती है, उसको ठीक कीजिए कि परीक्षा के लिए जितना जरूरी है उससे एक कदम आगे ही आपको मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को और चाहिए, फिर और दो तो फिर और समस्या पैदा होती है कि सर जी बहुत डीप हो रहा है। जिस दिन बच्चा जज करने लगे कि क्या डीप है क्या उथला, समझ लेना उसका पतन उसी दिन से शुरू है। तो अपना अपना पतन ना करें, बेहतर होगा, है ना। एमपीपीएससी के बोर्ड मेंबर्स की तरह बनने की कोशिश ना करें। अभ्यर्थी हैं, जितना अभ्यर्थी की तरह रहेंगे उतनी जल्दी सिलेक्ट होंगे। वो कल लिखवा देंगे, हमें भी पूरा याद नहीं है, वो 2 लाइन बस याद है, पुण्य कनखले वाला। क्लियर, सबको सब समझ में आ गया। नर्मदा जी की आधी जानकारी क्लियर हो गई। कल नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे बस आपकी क्लास होगी। और कोई तो नहीं जिसको ज्यादा डीप पढ़ने में दिक्कत हो रही हो, जो कम से कम 2 4 5 10 15 20 इंटरव्यू दे के क्लास लेता हो, या जो सिलेक्टेड व्यक्ति और क्लास ले रहा हो। कोई प्रश्न, ये जो प्रश्न आज दिए थे इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। मंडे को मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ जानकारियां हमने ली। सो जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और सूचनाओं के साथ साथ ज्ञान को भी अपने अंदर समाहित करते रहिए। ठीक है, सोमवार को मिलते हैं, इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग मंडला की तरफ चलेंगे, तो ट्रेन हमारी थोड़ी सी मुड़ जाएगी, जबलपुर से मंडला जाएगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।